आयाम के मंच पर जूम के माध्यम से आप सबका स्वागत है। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन। दुख व्रति निर्माण उन्मत्त ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंग संस्कृति से स्वर्ण में स्वर्ण वेला। संकट की इस घड़ी में महादेवी की इन पंक्तियों से प्रेरणा लेते हुए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई के तीसरे सप्ताह में आयाम प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव के रूप में मनाता है। इस बार हम इसे उत्सव का नाम नहीं दे सके, हम इसे वार्षिकी के रूप में मना रहे हैं। यह संकट की घड़ी है और संकट का मुकाबला साहस और सुरक्षा से करना है। संकट में सुरक्षा और साहस के साथ संवाद, संवेदना, साथ और साहचर्य भी जरूरी है और सखी भाव धारण करने वाली स्त्रियां इसकी सहज संवाहक हो सकती हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 दिनों से हमारा लाइव कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पहले दिन हिंदी की वरिष्ठ कथाकार सुधा अरोड़ा उपस्थित थी, दूसरे दिन गीता श्री और तीसरे दिन सूर्यबाला के उपन्यास पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आयाम की सचिव वीणा अमृत को आमंत्रित करना चाहूंगी उनके वक्तव्य और प्रतिवेदन के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। आयाम के 5वीं वर्षगांठ पर मैं वीणा अमृत आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व आज कोरोना के चपेट में है और हम सभी कहीं न कहीं जीवन और मृत्यु की लड़ाई इससे लड़ रहे हैं। चारों तरफ भय, निराशा और अवसाद का माहौल है। ऐसे में साहित्यिक गतिविधियां हमें एक उम्मीद और ऊर्जा का संचार करती हैं। साहित्यिक संस्था आयाम गत 5 वर्षों से अपना वार्षिकोत्सव बहुत धूमधाम से मनाता आ रहा है, किंतु इस बार हमने बड़ी सादगी से इस वार्षिकी को मनाने का निश्चय किया, जिसके तहत आप गत 3 दिनों से हमारे अतिथि साहित्यकारों सुधा अरोड़ा जी, सूर्यबाला जी एवं गीता श्री के वक्तव्यों को सुनते हुए आप इस श्रृंखला के भागी बने। आज वार्षिकी का अंतिम दिन है। औपचारिक रूप से कार्यक्रम के समापन के पूर्व मैं सचिव का प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रतिवेदन है, आयाम का पिछला वार्षिकोत्सव 21 जुलाई को जेडी विमेंस कॉलेज में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 3 सत्रों में विभक्त था। प्रथम सत्र का उद्घाटन का सत्र था, जिसे बिहार के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम लालजी टंडन ने किया। साथ ही चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय की कुलपति और न्यायमूर्ति डॉक्टर मृदुला मिश्र की भी गरिमामय उपस्थिति रही। इसी सत्र में आयाम की सदस्य वीणा अमृत की पुस्तक कबीर का दर्शन एक अनुशीलन एवं रीता सिंह का कहानी संग्रह किस विधि मिलना होए एवं सुनीता गुप्ता द्वारा संपादित पत्रिका आयाम का विमोचन भी तत्कालीन राज्यपाल के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। द्वितीय सत्र में सेमिनार का विषय स्त्री मुक्ति, भ्रम या यथार्थ पर दिल्ली एवं आजमगढ़ से पधारी हमारी सम्मानित अतिथि सुमन केसरी, प्रज्ञा रोहिणी, रश्मि भारद्वाज एवं सोनी पांडे ने अपना ओजपूर्ण एवं सुंदर व्याख्यान दिया। उपर्युक्त दोनों सत्रों का संचालन क्रमशः आयाम की सक्रिय सदस्य डॉक्टर भावना शेखर एवं डॉक्टर सुनीता गुप्ता ने किया। तीसरे सत्र में कविता पाठ का आयोजन किया गया, जिसका संचालन ज्योति स्पर्श ने किया एवं इस वार्षिकोत्सव का धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर नीलिमा सिंह के द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में पटना के जाने माने साहित्यकार, आलोचक, समीक्षक एवं शिक्षाविदों की गणमान्य उपस्थिति रही, जिसमें से स्वर्गीय खगेंद्र ठाकुर
प्रोफेसर तरुण कुमार, ध्रुव गुप्त, रत्नेश्वर सिंह, संतोष दीक्षित, प्रोफेसर एसपी शाही, डॉक्टर विंदा सिंह, रत्नापुर कायस्था, प्राचार्या श्यामा राय एवं अन्य प्रमुख थे। दिनांक 26 अगस्त को बिहार ग्रंथ अकादमी के परिसर में आयाम द्वारा एक लघु कथा पाठ एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरा से पधारी कथाकार डॉक्टर सुधा बाला ने अपनी कथा छुटकी चाची का पाठ किया एवं आयाम की सदस्य एवं कथाकार भावना शेखर ने अपनी कहानी प्रतिदान का भी पाठ किया। इस अवसर पर ध्रुव गुप्त, संतोष दीक्षित, सुशील भारद्वाज, नरेंद्र कुमार, प्रत्युष चंद्र, दिनेश चंद्र झा तथा अन्य की भारी संख्या में उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुमेधा पाठक ने किया था। पुनः दिनांक 30 अगस्त को आयाम की वरिष्ठ सदस्य शहनाज फातिमी जी के कविता संग्रह हर सिंगार के साये में का विमोचन आयाम के अंतर्गत किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 14 दिसंबर को मगध महिला कॉलेज में आयाम के द्वारा एक भव्य साहित्यिक गोष्ठी एवं कविता पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर शशि सिंह तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। मंच संचालन आयाम की प्रतिभा संपन्न सदस्य रानी सुमिता ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन भी उन्हीं के द्वारा संपन्न किया गया। दिनांक 20 अक्टूबर को पुराने पटना संग्रहालय में आयाम की संस्थापिका एवं अध्यक्ष पद्मश्री उषा किरण खान के 75वें जन्म दिवस पर आयाम के द्वारा एक बृहद एवं भव्य आयोजन किया गया, जिसे अमृतोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कथाकार चित्रा मुदगल की गरिमामय उपस्थिति रही। अमृतोत्सव को पारंपरिक मैथिली रीति से लोकगीत द्वारा एवं आंचल में वस्त्र, चावल, दूब, पुष्प, हल्दी इत्यादि यानी खोइछा देकर मनाया गया। अमृतोत्सव के दूसरे सत्र में सुनीता गुप्ता के निर्देशन में आदरणीय उषा किरण खान के उपन्यासों पर आधारित कथा कोलाज हम मिथिलांचल की औरतें विषय पर प्रस्तुति हुई, जिसमें वीना अमृत, सौम्या सुमन एवं रानी सुमिता की भागीदारी रही। साथ ही प्रसिद्ध रंगकर्मी मोना झा द्वारा उषा किरण खान की मैथिली कहानी का पाठ भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शहर एवं भारत के अन्य शहरों से भी अतिथियों की उपस्थिति रही। रामचंद्र खान जी सहित डॉक्टर शांति ओझा, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, इंद्रकांत झा, वासुकी नाथ झा, विवेकानंद झा, प्रेमलता मिश्र प्रेम जी, अनुराधा सिंह, रश्मि रविजा, प्रभात मिलिंद, भूपेंद्र कलसी, शिव कुमार जी, दिनेश चंद्र झा, भैरव लाल जी, रत्नेश्वर सिंह, मुकेश प्रत्युष, शिवदयाल जी, नीलांशु रंजन, श्रीकांत सत्यदर्शी, अरुण सीतान, डॉक्टर अजय कुमार जी इत्यादि की उपस्थिति से इस कार्यक्रम की भव्यता और रौनक बढ़ी। पटना पुस्तक मेला में आयाम की ओर से पुनः एक साहित्यिक गोष्ठी रखी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयाम की सदस्य अर्चना गौतम मीरा के कहानी संग्रह मिस माया का लोकार्पण पद्मश्री उषा किरण खान, रत्नेश्वर सिंह इत्यादि के द्वारा किया गया। मंच संचालन प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने किया। 24 फरवरी को पुनः एक बार मगध महिला कॉलेज में बिहार की पुण्य श्लोक महिला कथाकारों के रचनात्मक योगदान पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत बिहार की दिवंगत महिला कथाकारों बिंदु सिन्हा, शांता सिन्हा, प्रकाशवती नारायण, शकीला अख्तर, मिथिलेश कुमारी मिश्र पर केंद्रित व्याख्यान रानी सुमिता, उषा सिन्हा, कल्याणी कुसुम, उत्तरा सिंह, भावना शेखर, अर्चना त्रिपाठी द्वारा पढ़ा गया। इस अवसर पर जाकिया मसहदी जी, अवधेश प्रीत, रत्नेश्वर सिंह, शिवदयाल जी इत्यादि की गरिमा में उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनीता गुप्ता ने किया। देखा जा सकता है कि आयाम अपने छोटे बड़े कार्यक्रमों को पूरी सक्रियता और तन्मयता के साथ करता रहा, किंतु मार्च में आकर कोरोना के कहर के कारण थोड़ा विराम लगा। लॉकडाउन की घोषणा हुई, इसके साथ ही आपस में मिलने जुलने और एकत्रित होने पर पाबंदी लग गई, पर हमने संवाद का दामन नहीं छोड़ा और नई तकनीक का सहारा लेते हुए आयाम ने अपने फेसबुक पर लाइव कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
जिसका श्रेय ज्योति स्पर्श, सौम्या सुमन, रीता सिंह एवं वीनामृत को जाता है। पहला लाइव 10 मई को आदरणीय उषा किरण खान के लाइव प्रसारण प्रारंभ हुआ। उसके बाद यह सिलसिला अब तक लगातार जारी है और आज हम इसी तकनीक के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हैं। अंततः यह समय जिसे हम कोरोना काल का नाम दे रहे हैं, यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी का काल है। इस काल में हमें एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना है। साहित्य हमेशा संकट की घड़ी में संबल बनता है। निसंदेह इस वक्त संवेदना, संवाद और सौहार्द की सख्त जरूरत है और आयाम इसके निर्वाह के लिए प्रतिबद्ध है। आयाम परिवार इस वैश्विक महामारी के चपेट में आए सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आवाज क्या हो गया? नेटवर्क प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हाँ, अपना माइक म्यूट कर लिए। धन्यवाद वीणा अमृत। हमारा यह मंच स्त्रियों के द्वारा और स्त्रियों के लिए है। मुझे याद आ रही है चित्रा मुद्गल का कथन। पिछली बार दीदी के अमृतोत्सव में जब वो आई थी और यहाँ से आने के बाद वो दिल्ली चली गई थी और हालचाल जानने के लिए जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि मैं अभिभूत हूँ देखकर कि यहाँ सब कुछ स्त्रियां संभाल रही थी, टिकट कटाने से लेकर रिसीव करना, ठहराना, खाने पीने की व्यवस्था, मन संचालन, सब कुछ। चित्रा मुद्गल जी का यह कथन हमारे लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाला और आश्वस्ति परक था। लेकिन यह ठीक है कि हमारा यह मंच स्त्रियों द्वारा स्त्रियों के लिए है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम पुरुष के विरोधी हैं। सहचर के रूप में पुरुष का हमेशा स्वागत हमने किया है। हमें पुरुष का सहयोग, साथ, सब कुछ चाहिए। तो हमारा यह जो 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा था, इसमें 18 तारीख को सुधा अरोड़ा उपस्थित थी और उनका विषय था स्त्री और पर्यावरण। हम देख रहे हैं पर्यावरण कितने बड़े संकट के रूप में आज उभर रहा है और इस कोरोना काल में पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों को फिर से समझने की जरूरत है। सुधा अरोड़ा जी ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में अपने जमीनी अनुभव के आधार पर स्त्री के साथ पर्यावरण और पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। आज मैं देख रही हूँ वो हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो हमारा उत्साहवर्धन के लिए 2-3 मिनट का एक छोटा सा वक्तव्य अगर दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुधा अरोड़ा दी, आप सुन रही हैं हमें? मैं सुन रही हूँ, पता नहीं मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, आ रही है दीदी, आप कहें। आपकी उपस्थिति हमें बहुत अच्छी लग रही है यहाँ। सबको मेरा अभिवादन। और मैं सचमुच आप लोगों के जीवट की बहुत ज्यादा प्रशंसक हो रही हूँ कि आप लोग जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पटना में जाकर जुलाई में जो कार्यक्रम करना था वो इतनी सहजता से और इतनी गंभीरता से चलेगा और आप लोग उसको इस कदर सब लोग, सभी आपके सदस्य, मैं अभिभूत हूँ बिल्कुल कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से इसका संचालन किया। हालांकि मैं इस टेक्निक में बहुत पारंगत नहीं हूँ, पर आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मेरा मोरल बूस्ट किया और मैं बोल पाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने आप युवा लोगों से बहुत सीखा है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि बिहार में आप लोग इस तरह से सक्रिय हैं उषा दीदी के नेतृत्व में। और उषा दीदी तो इस उम्र में भी इतनी सक्रिय है, मैं हर दूसरे दिन उनका लाइव की सूचना पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि वो आप लोगों का
आप लोगों को एक दिशा में ले चल रही हैं, और हम मुझसे जो भी हो पड़ेगा, जो भी संभव होगा, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ, और आप इसे चलाते रहिए। बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले के कार्यक्रम नहीं देखे, पर उषा दीदी के कुछ लाइव मैंने देखे हैं, और पहली बार सच पूछे तो ये मेरी सीमा भी है कि पहली बार मैंने बिहार के बारे में इतनी अच्छी तरह से सब समझा है, जाना है, और मैं आप सबको नमन करती हूँ। अच्छा लगा मुझे। आप लोग इस कार्यक्रम को आगे चलाएं, मैं सुन रही हूँ, और आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आभार दीदी, बहुत बहुत आभार। हमें बहुत अच्छा लगता अगर आप बिहार आती, हमारे बीच होती। हमारी योजना यही थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। मैं बता दूं, सुधा अरोड़ा हिंदी कथा जगत का एक अत्यंत चर्चित नाम है, और वे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बगैर तराशे हुए महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार इनके कहानी संग्रह हैं। हेल्प संस्था के साथ जुड़ के स्त्रियों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और अपने जमीनी अनुभव के आधार पर स्त्री विमर्श की इनकी कई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें आम औरत जिंदा सवाल, एक औरत की नोटबुक, और स्त्री सपने और साजिश उनकी पुस्तकें हैं। सपने और सवाल जी, हाँ, इस सपने और सवाल, ये सवाल नई जी किताब। जी जी। सुनीता तो गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत ही तन्मयता से इस किताब को पढ़ा, और इस पर बहुत एक लंबी समीक्षा, अपना आकलन किया है। सुनीता हमेशा से ही करती रही हैं। मैं उन्हें 2004 से जानती हूँ, जब मैंने औरत की दुनिया स्तंभ शुरू किया था कथा देश में। वो लगातार स्त्रियों के विषय में बहुत सक्रिय रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो आयाम में भी इसी तरह इस काम को आगे बढ़ाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया दी। दूसरे दिन हमारे बीच उपस्थित थी गीता श्री, हमारे समय की चर्चित कथाकार। प्रार्थना के बाहर स्वप्न, साजिश और स्त्री, डाउनलोड होते हैं सपने, लिट्टी चोखा, और एक और उनका कहानी संग्रह है। पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार अर्जित करने वाली और पत्रकारिता में सपनों की मंडी जैसे शोध पत्र लिखने वाली गीता श्री हमारे बीच। मैं उन्हें आज देख नहीं रही हूँ। क्या गीता श्री उपस्थित हैं? गीता श्री जी नमस्ते, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है गीता श्री आपका। मैं चाहूंगी कि आज आप हमारा उत्साहवर्धन करें, थोड़ा सा समय दें। ऐसे तो विस्तार से हम लोग सुन चुके हैं। बहुत सारगर्भित व्याख्यान रहा था गीता श्री का, इस आपातकाल में साहित्यिक गतिविधियां। हमने बहुत चाव से उसे सुना, और वह उनका व्याख्यान जो है, लाइव जो है, हमें बहुत समृद्ध कर गया। आज हम उनसे थोड़ा सा उनकी उपस्थिति चाहते हैं। हाँ, थैंक यू सुनीता जी, उषा दीदी, वीना दीदी और आयाम की सभी साथियों को मेरा नमस्कार और शुक्रिया। मैं आप लोगों के बीच से हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग जैसे आप है वैसी मैं भी हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे विशिष्टता प्रदान की। अपने साथी को, अपनी बहन को, अपनी दोस्त को मुझे विशिष्ट बना दिया। ये विशिष्टता का बोध मुझे अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपने लोगों से मिली। इसने मुझे गर्व से और आप लोगों के प्रति गौरव से भर दिया और मोहब्बत से भर दिया। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि आयाम के हर प्रोग्राम से, हर एक्टिविटी से मैं वाकिफ हूँ, जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा कंसर्न है कि स्त्री के लिए, स्त्रियों द्वारा, और एक साहित्य का स्त्री स्वर है, और पूरी तरह से स्त्री रचनात्मकता को एक मंच देने वाला मंच है आयाम। तो ये अपने आप देश में एक अनूठा लेखिका संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन आयाम सबसे अलग है। इसलिए नहीं कि मेरे प्रदेश का या मेरे लोग या आप सब जुड़ी, इसलिए कि मैंने इसके कई प्रोग्राम्स देखे हैं। एक प्रोग्राम में मैंने हिस्सा भी लिया, उस समय वो टॉपिक था बाढ़, बारिश और
प्रेम। प्रेम। तो वो अपने आप में इतना इतना अनूठा सब्जेक्ट था जिस पर मुझे बोलना था, और उसमें मैंने बहुत सारी कहानियां ढूंढ कर फिर उस पर आलेख पाठ किया था मैंने। मैं पटना आई थी आप लोग के बुलाने पर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था मेरे लिए। एकदम अलग गुदगुदा देने वाला एहसास था कि मैं कभी इस तरह से नहीं पार्ट लिया था कि चारों तरफ स्त्रियां हो, सब कुछ संभालती हुई स्त्रियां हो, मंच पे स्त्रियां हो। तो मैं उसका हिस्सा बनी, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आयाम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं पहले 1 घंटा बोल चुकी हूँ, तो आज ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोग का। मैं आज आप लोग को सुनने के लिए आई हूँ, मैं आप लोग को सुनना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बहुत सुनते रहते हैं और मैं बहुत बकबक करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं चुपचाप अभी इसको वीडियो को हटा के आप लोगों को सुनूंगी। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को सुनना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना मान सम्मान, मुझे विशिष्टता बोध से भर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गीताश्री। गीताश्री की कहानियों से गुजरते हुए मुझे हमेशा महसूस हुआ है कि उनका संघर्ष उस स्पेस के लिए है जिस स्पेस से स्त्रियों को वंचित कर दिया गया है। आयाम का प्रयास, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, इसे इस रूप में न लिया जाए कि हम अपनी अलग दुनिया चाहते हैं। हम स्त्री और पुरुष की साझी दुनिया के हिमायती हैं, पर हमारा प्रयास उस स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है जिसे हमें वंचित रखा गया। तीसरे दिन हमारे बीच उपस्थित थी वरिष्ठ लेखिका सूर्यबाला, और उस दिन उनके उपन्यास कौन देश को बासी पे विस्तार से चर्चा हुई। सूर्यबाला दी अगर उपस्थित हैं तो मुझे बताएं, और हम उनकी उपस्थिति चाहते हैं। सूर्यबाला जी उपस्थित हैं क्या? शायद नहीं है वो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले स्वप्न से भरी आंखों और स्नेहिल हाथों से एक बीज बोया गया था, आज वह बिरवा बनकर हमारे सामने है। बीज बोने वाले ने बहुत आत्मीयता, स्नेह से उसे बोया था और अपने आंचल के नीचे उसकी परवरिश की। मैं बात कर रही हूँ हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा, हमारी अभिभावक माननीय पद्मश्री उषा किरण खान की। आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। पद्मश्री उषा किरण खान। तो हम देर से आए, आप सबको मेरा सलाम। तबीयत खराब है इसलिए। शुक्रिया, आप जल्दी स्वस्थ हो, शुभकामना है हमारी। उषा किरण खान दीदी, आप उपस्थित हो अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए। दीदी हमेशा हमारा न केवल हमारा मार्गदर्शन करती रही हैं, मैं आश्चर्य से उन्हें देखती हूँ, वे अपनी जगह पर बैठे बैठे कैसे हम सबको संयोजित करती हैं, सबके हिस्से का काम देकर और उसे संचालित करके बड़े से बड़ा आयोजन को वो सफल करती हैं, सूत्रधार बनके। कहाँ है दीदी, आप आए? हाँ, हम हैं। उषा दी जी, हाँ, स्वागत। दीदी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। बहुत धन्यवाद सुनीता, तुम बहुत अच्छी तरह से संचालित कर रही हो। और सुनाई दे रही है ना मेरी बात? सुनाई दे रही है? आ रही है आवाज। सामने नहीं आ रहे क्या? लेकिन म्यूट है ना। हाँ, हमारे आयाम के जितने सदस्य हैं सबों का अपनी ओर से स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये तो देख रही हो कि इस वार्षिकोत्सव का बैनर यहीं लगा हुआ है आयाम का। तो इस आयाम के परिसर में तुम सभी लोगों का स्वागत मैं करती हूँ। और तुम लोगों ने स्थिति स्पष्ट की है कि किस कारण हम लोग इस प्रकार मिल रहे हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारा ये वार्षिक समारोह है,
समापन समारोह है, जिस समय पूरा हमारा देश या समझो कि विश्व एक खास संकट से गुजर रहा है। ऐसे संकट में भी जीवन की कोई गति रुकी हुई नहीं है, गतिशील जीवन होता है, इसीलिए हम इसे रोक के रख भी नहीं सकते हैं, और हम कैसे इसको रोक सकते हैं। इसीलिए हमने अपने आयोजन को किया। मगर मैं स्वयं नए तकनीक से उतनी ही अनभिज्ञ हूँ जितनी सुधा अरोड़ा जी ने या सूर्यवाला दीदी ने कहा, क्योंकि ये हम लोग के समय की तकनीक नहीं है, अब आ रही है, जिसको सीखने में हमारे आयाम की जो सदस्याएं हैं उनको बड़ी तेजी से सीख लेती हैं। हमारे लिए थोड़ा संकटापन्न है, फिर भी हम अगर तुम्हारे जैसी, तुम लोगों जैसी युवा ऊर्जा हमारे साथ नहीं रहती तो आयाम की जो इतनी बड़ी शाखा फैल रही है वो नहीं फैलती। मुझे इस विषय का कोई भी नहीं इल्हाम है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, साहित्य की एक छांव दे सकती हूँ। और इसमें जो अभी की जो मांग है, कौन जानता था कि हमारे समय की ये मांग होगी जो आज हो गई है। और इस मांग को पूरा करने के लिए जो युवा स्त्रियां हो, तुम्ही लोग हमारे हाथ पैर हो, तुम्ही लोगों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो खैर, ये तो एक तकनीक की बात हुई। अब मैं तुम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जितनी कुछ योजनाएं हमने की पिछले साल या पिछले साल, या कुछ योजनाओं का बीज बोया जो ये इस समय लॉकडाउन के कारण हम लोग नहीं कर पाए, जबकि अभी तक हम लोग बहुत कुछ कर चुके होते। घर में बैठे बैठे जितना हो सकता है विचार विनिमय वही करते रहे। जैसे हमने आयाम से, सचिव ने बताया आपको कि आयाम से हम लोगों ने स्वयं लाइव हो करके लोगों से बातचीत करना शुरू किया, लोगों से वाद संवाद सब किया, लेकिन फिर भी जो ठोस काम था वो हम नहीं कर पाए। तो ये ठोस काम करने का हम आशा करते हैं कि प्रकृति हमें मौका देगी कि हम कल को एक ठोस काम कर पाएंगे। तो ये सारे जो बीज बोए गए हैं उसके लिए जिनको जिनको भार दिया गया है वो अपने अपने घर में बैठ करके उसके लिए काम जरूर कर रही हैं, ऐसी मुझको आशा है, ताकि जब ये संकट टलेगा तब हम कुछ ठोस चीज लेकर सामने आएंगे। सचमुच में सुनीता गुप्ता ने संचालन करते हुए आप लोगों को कहा कि ये स्त्री स्वर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको पुरुषों से कोई दुराव या छिपाव है, ऐसा कुछ भी नहीं। स्त्री स्वर है क्योंकि स्त्री को बोलने की बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दी जाती है, सोचने की इजाजत भी कम ही दी जाती है। स्त्रियों के लेखन को बहुत ही हल्के में लिया जाता है, स्त्रियों की किस विषय का बढ़ावा दिया जाता है, पुरुषों के भी द्वारा और लोगों के भी द्वारा, ये सब आप जानते हैं कि कोई स्त्री बहुत पाक कला में निपुण है तो उसकी बड़ी चर्चा होती है, कोई स्त्री मिथिला चित्रकला या कोई भी तरह तरह की चित्रकलाएं जो अपने स्थान की होती हैं उस चित्रकला में या गृह उद्योग में, कढ़ाई में, सिलाई में और मसाला कूटने में बड़ा महीन मसाला पीसती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा सौंदर्य प्रसाधन बनाती हैं। इन सब चीजों की चर्चाएं पुरुष भी करेंगे और वो आपको उसका तमगा भी दे देंगे। इसी तरह से ऐसा समय आया, कभी आया ही कि स्त्रियों के अंदर भी ये एक तरह से इंजेक्ट कर दिया गया कि आपका यही काम है, आपको यही करना है। वो काम हमारा है, बच्चा पैदा स्त्री के अलावा पुरुष कर ही नहीं सकता है, तो बच्चा स्त्री पैदा करेगी, बच्चे को पालेगी, चूंकि बच्चे को पालेगी, बच्चे को प्रथम भोजन देने वाली स्त्री है तो बच्चे उसी से मांगेंगे भोजन और उसको देगी। लेकिन ये कहाँ हो सकता है कि वो कुछ सोचेगी नहीं, वो कुछ अपने लिए करेगी नहीं, वो कुछ लिखेगी पढ़ेगी नहीं, उसका कोई भी जो ये बुद्धिजीवी वाला काम है वो नहीं होगा। ये क्यों स्त्री के साथ हो? तो
पुरुषों को ये समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं। उनको मान सम्मान तो हम दे रहे हैं घर में, लेकिन उनको ये समझ में बात नहीं आती है कि सिर्फ मान सम्मान देने से नहीं होता है, वो भी और उनका इंटेलेक्ट, उनका साहित्य, उनका गुण अपना जो है उसको उजागर करने की भी उनको स्वयं स्वतंत्रता होनी चाहिए। कम से कम स्वतंत्रता ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा उनसे कौन मांग रहा है। हम कोई इस कारण से नहीं कि वो पुरुष हैं, पुरुष हमको कोई द्रोह है इसलिए मैं कह रही हूँ ना, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई पुरुष लेखक आपके घर में हो, लेखक होना, शिक्षित होना आसान बात है। बहुत से लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाता है तो बीए में पास कर जाते हैं, लेकिन लेखक होना ऐसी बात नहीं है। तो शिक्षा से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। लेखक होना, कवि होना ये अपने अंदर का गुण है, कलाकार होना भी अपने अंदर का गुण है, चित्रकार भी होना अपने अंदर का गुण है। तो ये सारे जो गुणवंती जो स्त्री होती है, बुद्धिजीवी या कलाकार या संगीत में ही कुछ, ये सारी स्त्रियां जो होती हैं ये सब भी कुछ एकांत की मांग करती है। ये सब भी ये मांग करती हैं कि उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए कि वो अपनी कला को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सके। बिहार प्रांत के हम रहने वाले हैं, मेरा जीवन भर यहीं बीता है, दरभंगा से लेके पटना तक, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इस बिहार प्रांत में एक भी संगीत विशारद स्त्री बहुत बड़ी नहीं हुई। कोई भी भारतीय संगीत में दखल नहीं रखती है, ऐसे ही गा देती है, कुछ तो गा देती है। क्यों? क्योंकि उतनी साधना की उनको, मतलब साधना करे वो, इसके लिए उसको समय नहीं दिया जाता है, बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो जब हमारे यहाँ इस तरह की साधना, जो भी कला है, संगीत है, साहित्य है, इन तीनों चीज में नहीं दिया जाता है, आपको हमेशा दोयम दर्जा दिया जाता है, तो फिर आप अपनी ओर से कुछ तो करेंगे। तो यही मेरे मन में इच्छा हुई कि संगीत, साहित्य, कला वगैरह में स्त्रियों को आगे आना चाहिए और अपने आप को व्यक्त करना चाहिए। हमें कोई सहायता दे न दे, इस एक स्त्री दूसरी स्त्री को सहायता दे, तब फिर वो भी देंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्त्रियों के पास सारे गुण हैं। तो उस गुण से अब वो लोग चौंक के नहीं देखेंगे, वो लोग इत्मीनान से देखेंगे। इस 5 साल में हमने जाना है कि पहले साल लोगों को बहुत ही शक था कि ये लोग कहाँ तक जाएंगे, लेकिन अब जब हम लोगों ने 5 वर्ष तक सफलतापूर्वक अपना सफर अपना तय कर लिया है, तो इन लोगों को लग रहा है कि अब मंजिल इनको मिलेगी। ये हमारे भाइयों को लग रहा है और वो सब हम लोगों के प्रति गंभीर भी हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारा ये जो प्रयास है वो आयाम के माध्यम से सभी लोगों को करना चाहिए। एक और बात है कि यहाँ पर अनेक, आप इसको नेगेटिव नहीं लीजिए, नकारात्मक नहीं लीजिए, लेकिन यहाँ अलग अलग संघों का साहित्य का ग्रुप है, लेकिन एक ऐसा कोई भी मंच किसी का नहीं है जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग एक साथ एक स्थान पर बैठें और बातचीत करें। विचारधाराएं अपनी जगह, रचनात्मकता अपनी जगह। विचारधाराओं के कारण थोड़ा बहुत अगर कुछ हो भी टकराव तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि टकराव अर्थात वाद और संवाद से ही विचार बनते हैं। वाद और संवाद से ही आप एक दूसरे से सामंजस्य बैठाने के विषय में सोचते हैं। सबसे बड़ा तो हमारे सामने में देश है, देश की संसद है, तो उस संसद में यही तो नियम है ना, जो हर प्रकार के, हर जाति धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं। सभी पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, अनेक विचारधाराओं के लोग वहाँ एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे से वाद, संवाद, विवाद सब करते हैं, क्योंकि वाद, संवाद और विवाद के बाद ही जो एक ठोस तप तपा करके विचार आता है, वही हमारे अपने देश के लिए
हितकारी होता है। इसी बस उसी को आप उसका छोटा रूप समझिए कि आयाम जो हमारा एक छोटा सा संसद है, साहित्य संसद, इस संसद में हम लोग हर विचारधारा के, हर गुट के, हर तरह के लोग हैं साथ में बैठ करके, और हम लोग वाद विवाद और संवाद करते हैं, जरूर करेंगे। थोड़ा सा दुख भी लगे, थोड़ी नाराजगी भी हो तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि आप स्वयं थोड़े दिनों के बाद समझेंगे कि ये तात्कालिक वस्तु है। आप सबों को हमेशा हमसे ये बात होती है कि हम चुपचाप सुनते रहते हैं बड़े शांत भाव से। तो मैं सदा, मेरी ये आदत है कि मैं शांत भाव से और साक्षी भाव से देखती रहती हूँ कि देखूं कि आप इस क्रोध के जंजाल से, आप इस नकारात्मकता के जंजाल से कैसे निकल के खरा सोना बनती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जो ये ग्रुप है, हमारा जो जिसको नहीं बर्दाश्त होता है वो नहीं रहते हैं, लेकिन जो रह सकते हैं, जो रचनात्मक हैं, वो रहेंगे और वो एक दूसरे से सीखेंगे। जीवन में, समाज में हर स्थान पर संघर्ष होता है, और उस संघर्ष से उबर के जो खड़ा होता है वही होता है असली मनुष्य। तो हमारे आयाम के जितने सदस्य हैं वो न सिर्फ साहित्य करते हैं, कला और संगीत इनके प्रति रुझान रखते हैं, बल्कि वो सामंजस्य का भी एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हम लोग अभी दूर दूर हैं, हम लोग जितने सदस्य हैं 38 या 40, हमारी एक सदस्य तो विदेश में है अभी। अब इस समय उनको सुबह हुई ही नहीं होगी, वो रात में ही होंगी, और वो भी हमको लग रहा है कि रात का चौथा पहर होगा, नींद ही नहीं खुली होगी उनकी। तो हम, लेकिन वो उनको बनाया नहीं गया, गई हुई। ऐसी हमारी सदस्याएं कहीं कहीं होंगी बार बार लॉकडाउन में फंसी हुई, लेकिन फिर भी मन से, विचार से हम सब एक साथ। अब हम साल भर के लिए आज क्या योजना बनाए? हमारी तो योजना बनी हुई है कि हम अपने पुण्य श्लोक महिलाओं के साहित्य को एक स्थान पर लाएं, हम उनको, उनके ऊपर शोध करवाएं, शोध पत्र लिखवाएं, किताबें लिखें, और उनको हम राष्ट्रीय पटल पर पुनर्स्थापित करें। वो स्थापित थी अपने समय की, वो स्थापित लेखिकाएं थी, लेकिन आज उनको लोग भुला बैठे हैं, क्योंकि वर्तमान ही लोग देखता है, अतीत की ओर नहीं झांकता है। तो हमारे आयाम का अपना जो विकास है, मतलब आप जितने हमारी लेखिकाएं हैं उनका जो विकास है, ये लेखिकाएं और कवित्रियां अपने विकास के साथ साथ अपने पुरखिनों के विषय में भी सोचें, ये हमारी प्राथमिकता है। जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन वगैरह हुआ उसमें हम उसको नहीं कर पाए, तो हमारी ये योजना लंबित है, जिसको आप लोग फिर से याद करें और फिर से उस पर अमल करें। दूसरा हमारा अपना ये कहना है कि हम जितना भी कुछ करते हैं, हमारा जो भी विचार होता है, हम कई बार सोच रहे हैं कि हम लोग पत्रिका निकालनी चाहिए। अभी तक हमने 2 स्मारिका निकाली, हम पत्रिका करते हैं, लेकिन अब हमें कोई पत्रिका, कम से कम सालाना एक पत्रिका निकालनी चाहिए। तो हमारी अगली योजना ये भी है कि हम एक पत्रिका निकालें, और उसकी विषय वस्तु ऐसी होगी जो साहित्य को आगे बढ़ाने में कारगर हो। तो हमारे आयाम की अपनी जो बहनें हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, जो अभी लिखना सीख रही हैं, और हालांकि कोई उम्र से लिखना सीखेगा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपने में होती है बात, और तब वो छुटपन से लिखता है, तब उसको आप मांझ सकते हैं। लेकिन उसके अलावे भी कुछ लोग हैं जिनकी इच्छाएं थी, लेकिन वो लिख पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उनके मन में आता है और वो लिखने लगती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और है कि आप लोगों ने, मैंने एक संकल्प लिया कि हमारे आयाम की जो स्त्रियां हैं, संकोचवश बहुत सारी किताब, कहानियां लिख के रखी हुई हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं,
बहुत सारे रेखा चित्र, रिपोर्टाज, तो इन लोगों की किताबें आनी चाहिए। कुछ किताबें तो आई हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि और भी बहुत सारी जो लेखिकाएं हैं, मुझे पता है, और कवित्रियां हैं, इन लोगों की चीजें इस साल मतलब 2020 के अंत होते होते आ जाता, ताकि 2020 के अंत या 21 के शुरुआत में जो पुस्तक मेला वगैरह रहता है उसमें 2-4 किताबें आ जाती। तो इस बात की मेरी आकांक्षा है, और आप सभी हमारी साथी ने, हमारी बहनें, आयाम की हमारी लेखिकाएं, कवित्रियां अगर संकल्प कर लें तो इस साल कुछ किताबें आप लोगों की जरूर आ जाएंगी। मुझे पता है कि आप लोगों ने इधर काफी लिखा है, लेकिन किताब नहीं आ पाई है। तो अब गंभीरता पूर्वक पांडुलिपि तैयार करें ताकि किताबें आ जाएंगी हमारे यहाँ। मैं आप सबों को अपने जो इसमें हमारे साथी जुड़े हुए जो हमारे भाई होंगे कुछ, उनको, और हमारी जो आयाम की बहनें और आयाम के इतर जो हमारी बहनें होंगी, उन सबों को बार बार ये कहना चाहूंगी कि आयाम का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। आयाम का उद्देश्य साहित्य का विकास है, और साहित्य में स्त्री स्वर को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास है, एक सहज प्रयास है कि सहजता पूर्वक ये होगा, और ये होगा, ऐसी मेरी आशा और आकांक्षा है। अभी जब मैं बोलूंगी उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हमारी जो संचालक हैं वो यदि संभव हो तो कुछ और भाई बहन या हमारे अपने ही ग्रुप के कुछ लोग हों तो वो 2 शब्द बोलना चाहें तो उनसे भी बात कर लें, 2-3 लोगों से, और देखें, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। एक और बात कहनी है, जो ऐसे तो श्रद्धांजलि हम अर्पित करेंगे, लेकिन हमारा मन भीग जाता है। जब मैं इंटेलेक्चुअल के रूप में मिलने गई थी राज्यपाल जो थे हमारे टंडन जी, तो टंडन जी ने स्वयं कहा था कि मुझे बेटियां, बिहार की लड़कियां बहुत तेज और समझदार हैं, मैं तो बिहार की लड़कियों पर न्यौछावर हूँ, आप लोगों के कार्यक्रम में मैं आऊंगा। मैंने नहीं बुलाया था उनको, तो उन्होंने स्वयं कहा। अब कहिए कि एक उन्होंने भी साहित्य की कुछ किताबें लिखी थी, तो जो एक लेखक प्रकार के जो राजनेता, जो विद्वान थे, राज्यपाल थे, उन्होंने स्वयं कहा, और स्वयं हमारे आज के कार्यक्रम में वो पिछले साल 1 साल पहले आए थे, और आज उनका नहीं रहना सुन के हम बहुत ही दुखी और द्रवित हैं। उनको श्रद्धांजलि हमारे कार्यक्रम के अंत में दिया जाएगा। धन्यवाद आप सबों को। अब मैं मंच सुनीता गुप्ता को देती हूँ। सुनीता। सुनीता गुप्ता जी। जी जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, आप शुरू जी। तो दूसरी बात जो कही, ये सही बात है। वर्जीनिया वुल्फ को आप पढ़े तो आप पाएंगे कि बड़ी सही ढंग से उन्होंने लिखा है कि आमतौर से पुरुष जहाँ से अपनी जिंदगी की या कैरियर की शुरुआत करता है, वहां तक पहुंचने में स्त्रियों की आधी जिंदगी खर्च हो जाती है। और स्त्री के इस विविध आयाम को अगर समझना है तो आप सुधा अरोड़ा को पढ़िए। आपको लगेगा कि हमारे जीवन का एक एक कोना हमारे सामने खुल रहा है एक एक करके। तो हमारी यह वार्षिकी अब आगे बढ़ रही है। हम हर साल जो वार्षिकी मनाते थे तो इसे वार्षिकोत्सव का नाम देते थे, पर इस बार हम इसे उत्सव कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जैसे झरना अपनी राह खोज लेता है, अपनी धार के लिए राह खोज लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए राह खोज लेता है। हमने भी प्रकृति के सम्मुख हार नहीं मानते हुए अपनी राह निकाल ली है सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होकर, और आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं। मैं देख रही हूँ हमारे बीच हमारे आयाम की जो सदस्य हैं उसके अलावा और भी बहुत लोग उपस्थित हैं। मैं यहाँ कनु प्रिया जी को देख पा रही हूँ।
मुझे बहुत खुशी होगी यदि वे यहाँ आए और हमसे जुड़े। कनुप्रिया, सुन रही हैं आप हमें? कनुप्रिया जी मैं सुन रही हूँ। हाँ, नमस्ते। आप आए, अच्छा लगेगा आपको सुनना। हमारे लिए कुछ कहें? मैं अक्सर देखती हूँ फेसबुक पर, और माँ से भी जब बात होती है, जिनको पता नहीं मैं उषा किरण खान की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो माँ से जब भी अक्सर बात होती है तो हमेशा रहता था कि हाँ ये साल, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया, और हम लोग कभी आ नहीं पाए। मैं कभी आ नहीं पाई, शायद मेरी और बहनें आ पाई हों कभी देखने कुछ, तो मुझे पता नहीं। तो आज थैंकफुली कुछ ऐसा समा बंधा कि मैं घर पर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बातें सुनकर। और माँ ने भी जो कहा है, तो एक बात कही कि जिन लोगों ने भी इस बीच कुछ लिखा और वो अगर छपे और बुक फेयर में आए इस बार पुस्तक मेला में या अगले साल, ये बहुत सुंदर बात है कि खैर इनकी ये खूबी ही है। मैं तो इनकी बेटी ही हूँ, मुझे इनकी ही है लोगों को अपने से इतर सब, सिर्फ अपने बारे में कभी नहीं सोची। क्या बोलूं इनके बारे में, तो ये अगर इन्होंने ये पहल की और आप सब जुड़ी, बहुत अच्छी बात है। और बहुत मैं काफी इमोशनल हो रही हूँ पूरे सारी प्रक्रिया को देखकर। तो मैं क्या बोलूं, मैं तो कभी आऊंगी तो कुछ और क्या कर सकती हूँ, मैं एक नाटक कर सकती हूँ। आप में से किसी जितनी भी लेखिकाएं हैं उनकी कविताओं पर या कहानी पर मैं कर सकती हूँ, मैं ऐसे जुड़ सकती हूँ आप लोगों से। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, 5 साल पूरे हुए इसलिए। आपने म्यूट किया हुआ है सुनीता जी। सुनीता जी म्यूट पर हैं आप। अब ठीक है, अब ठीक है, अब आप फिर म्यूट पे गई आप। आवाज आ रही है? अब आ रही है? अब आई। हाँ, तो कनुप्रिया जी, सचमुच 5 वर्षों में आप हमारे बीच नहीं आई। आप आइए कभी, हमें बहुत खुशी होगी। और आपके पास एक बहुत बड़ी चीज है, आपका अभिनय और नाटक। नाटक आप समझ सकती हैं एक दूसरे से जुड़ने का कितना जीवंत माध्यम है। तो कभी आप प्रोग्राम बना के हमारे मंच पे कभी भी आए, हम उसे आयोजित करेंगे और हमारे लिए कुछ तैयार करके थे। आज आप हमारे बीच हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। शायद आराधना प्रधान थी, उपस्थित थी, हैं क्या मैम? आराधना जी हैं क्या? और कोई अगर कुछ बोलना चाहे तो सादर आमंत्रण है उनका। आयाम से कोई कुछ अगर बोलना चाहे। आयाम से हम बोलना चाहते हैं निवेदिता जी। हाँ। जी जी। तो एक तो सबको आज के दिन के लिए बहुत बधाई। हमारे जो मेहमान हमारे बीच जुड़े हुए, कनुप्रिया और गीताश्री और सुधा अरोड़ा, पहले तो मुझे माफी और बाकी सभी दोस्तों से कि पिछले 5-6 दिनों से तबीयत बहुत खराब है, अभी भी 102-3 बुखार है। लेकिन आज लोग रोक नहीं पाए कि कम से कम सुन तो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे कि हमारी यात्रा जब शुरू हुई थी और आज हमारी शाखाएं काफी फैली है और हमारी प्रतिबद्धता भी। दीदी ने बहुत ठीक कहा कि एक ऐसा मंच जो लिखने पढ़ने वाली स्त्रियों का मंच है, और इसको हम वैसे ही बनाएं। और साथ साथ हम बहुत संजीदगी से ये महसूस करते हैं कि हमारे मंच का जो स्वर है वो स्त्री के साथ साथ जो हाशिए पर लोग हैं, वो दलित हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ खड़ा होना होगा। और अभी के दौर में जब बहुत मुश्किल दौर है और सबसे ज्यादा लिखने पढ़ने वालों पे ही हमले हो रहे हैं। आप सबको पता है कि कोरेगांव के मामले में अभी कई लोग जेल में बंद हैं। बड़े कवि वरवरा राव जेल में बंद है, सुधा भारद्वाज लिखने पढ़ने वाली। तो ये इस तरह देश भर में जो कुछ हो रहा है उसका भी असर पड़ता है। हम साहित्य रचते हैं, लेकिन साहित्य का ये भी काम है कि जब हमारी आवाज को दबाया जाए तो हम उस आवाज के साथ खड़े हों।
और ये हम करने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी कोशिशें। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारी शाखाएं और फैलेंगी, हम बिहार से निकलकर देश के दूसरे हिस्से जाएंगे। हम आज ये तय करें कि आने वाले 1 साल में हमारे लिए क्या गोल है, हम कहाँ अपने को देखना चाहते हैं, कौन कौन मुद्दे हैं जिस पर कि हमें बिल्कुल फर्म होके काम करना है। तो ये मुझको लगता है कि बिल्कुल एक रूपरेखा तय करनी होगी और इसकी शाखाओं को और फैलाना होगा, जहाँ दूसरे जगह भी जो लोग हमारे हैं वो मदद कर सकते हैं, जो हमारे परिचित लोग हैं। तो बोल नहीं पाऊंगी। बहुत शुक्रिया सबका, और उम्मीद है जब ठीक हो जाएंगे तो जरूर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया निवेदिता जी, और आप जल्दी ठीक होकर सक्रिय हो, हम सबकी दुआ है, शुभकामना है। और हम अब समापन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सही कहा निवेदिता जी ने कि यह जो बिरवा 5 साल पहले यह जो अंकुर बोया गया था, आज वह बिरवा बन के लहलहा रहा है और विभिन्न दूर दूर तक उसकी शाखाएं फैल रही हैं। पिछले वर्ष हमने जो साल भर की कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी, उसमें एक योजना यह भी थी कि आयाम की इकाई बिहार के दूसरे शहरों में भी खोली जाए, जिसमें मुजफ्फरपुर और आरा के लिए हमने योजना बनाई थी। पर मार्च के बाद तो सब कुछ ठप हो गया। फिर भी हम आगे के लिए आशान्वित हैं और एक गोल लेकर अब हमें काम करना है। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं और हमारे बीच धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सदस्य आयाम की कोषाध्यक्ष सौम्या सुमन को। सौम्या सुमन न केवल कोषाध्यक्ष के रूप में आयाम का 5 सालों से आयाम की जिम्मेदारियां उठाती रही हैं, बल्कि वे एक बहुत संवेदनशील कवित्री भी हैं। नदी चुप है जैसे कविता संग्रह की कवित्री, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सौम्या सुमन। सौम्या सुमन। आप सभी साहित्य सुधियों को मेरा नमस्कार। आज इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम चरण में आयाम कार्यकारिणी से मैं सौम्या सुमन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी अध्यक्षा पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान दीदी का हृदय तल से आभार करती हूँ, जिन्होंने इस विनाशक कोरोना काल में तमाम सहमतियों, असहमतियों, निराशाओं के बीच भी बड़े उत्साह और मनोयोग से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की परिकल्पना की और यह फलीभूत हुआ। पीढ़ियों को गहरे भय और संत्रास में धकेलने वाले इस वैश्विक आपदा काल में अपनी गरिमामयी उपस्थिति तथा महत्वपूर्ण गंभीर विषयों पर अपनी बात रखने के लिए सुप्रसिद्ध लेखिकाओं आदरणीय सूर्य बालाजी, सुधा अरोड़ा जी तथा गीता श्री जी को कोटिशः धन्यवाद। आपके शुभागमन ने आयाम मंच को गौरवान्वित किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मानव इतिहास के जिस भयावह दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें अपने भय, तनाव, अकेलापन, परेशानियों तथा कोविड की चपेट में जान गंवाए लाखों लोगों के शोक समेटे अगर हम कुछ सार्थक लिख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे हैं, तो यह हमारी उपलब्धि है। आयाम मंच से जुड़े आप तमाम श्रोताओं का, अतिथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आयाम के इस वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत की तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कर हमारा मनोबल बढ़ाया है। इस वार्षिक उत्सव की रूपरेखा, विषय चयन जैसी तैयारियों के लिए हमारी सचिव डॉक्टर वीणा अमृत तथा संयुक्त सचिव सुनीता गुप्ता को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। उनके समन्वय व दिशा निर्देश के लिए तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें बधाई और बहुत बहुत आभार। मैं विशेष रूप से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आयाम की हरफन मौला सदस्या, ज्योतिष स्पर्श और न्यास योग की गुरु आयाम की सदस्या रीता सिंह
से आयाम पेज के लाइव प्रसारण संबंधी तकनीकी दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया है। आयाम की सारी सखियों को उनकी उपस्थिति और उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कवरेज के लिए आयाम की सक्रिय सदस्य रानी सुमिता को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के तीनों दिन की खबर को अपने पन्नों पर स्थान देने के लिए दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों का भी बहुत बहुत आभार। अंत में मैं आयाम परिवार की ओर से इस महामारी में लाखों काल कवलित लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। क्या खूब। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या सुमन। और अब दीदी कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। उषा दी। उषा दीदी, आवाज नहीं आ रही है दीदी। हाँ, उषा दी कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगी, हमारी अध्यक्षा। आवाज कट रही है। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। दीदी आ गई। हाँ दीदी, आप समापन की घोषणा करें। अभी समापन की घोषणा से पहले हमारे जो राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने पिछले 2019 में हमारी अध्यक्षता की थी, हमारे उद्घाटनकर्ता थे, उद्घाटन किया था। आज अनायास निधन हो गया। हम सब मिलके उसका शोक प्रस्ताव करते और शोक प्रस्ताव को हमारी रानी सुमिता जो संवाद भेजती हैं वो उसे भेजें और हमारे पूरी कार्यकारिणी एवं पूरे हमारे सारे सदस्यों के साथ हम शोकमग्न हैं, ऐसा शोक प्रस्ताव उनके नाम से हम पारित करते हैं। अब जो हमारे हाथ में नहीं था और वो हमारे चले गए, हमारे पुराने जो हमारे राज्यपाल थे, तो इसीलिए हम उनके जाने से, अनायास उनके जाने से शोकमग्न हैं। ये प्रस्ताव जरूर पारित किया जाए। अब उसके बाद मैं आप सबों का अलग से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारी सारी सदस्याएं पूरी ऊर्जा के साथ रहें और अपने घर में आराम से रहें। कोई भी जो बीमार है तो जरा ठीक से अपना इलाज कराएं। और हम जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी निवेदिता जो संस्थापक सदस्य हैं, वो एक डॉक्टर की पत्नी होते हुए भी बीमार हैं। तो हम सब आशा करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और अपना हंसता हुआ चेहरा लेके हम लोग के सामने आए। हम आज के इस अनुभव से प्रेरित होकर के शीघ्र ही जूम पर एक आकलन वाला मीटिंग करेंगे और ये कहते हुए अपनी सभी सदस्यों को उसमें बुलाएंगे, उनको रहना होगा और हम सब बातचीत अब तो कर सकते हैं इसी तरह से। तो ज्योति स्पर्श और रीता सिंह जिंदाबाद। और हम लोग ये जूम में मीटिंग कैसे करेंगे इस तरह। अब कार्यक्रम का समापन। आप लोगों को नमस्कार। समापन कर